जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थीं उन सभी योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से एनटीपीसी में काफ़ी सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले जो भी मैंने एनटीपीसी के लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं उन सभी की लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की हम बात करें उससे पहले आपको 2-3 संस्थाओं के बारे में पता होना आवश्यक है। तो उसी में से हमारी जो पहली संस्था है उसका नाम है योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थीं उसी के निर्माण के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और अगर हम लोग इस संस्था की बात करते हैं तो यह एक सलाहकारी थी, यानी कि एडवाइस देना इसका काम था। और ये एक गैर संवैधानिक निकाय थी, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वह होते थे हमारे प्रधानमंत्री। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। तो इस तरह से जो हमारी योजना आयोग थी उसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। अब जो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन होती थी उसके एक उपाध्यक्ष भी होते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुलजारी लाल नंदा साहब, जो कि हमारे देश के 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये हमारे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा साहब। आखिरी कौन थे? तो आखिरी थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये हमारे योजना आयोग के आखिरी उपाध्यक्ष थे। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एनटीपीसी में यहाँ से भी ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी और 7 एक वर्षीय योजना थी। अब ये 7 एक वर्षीय योजना क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने जाना योजना आयोग के बारे में। दूसरी बॉडी है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय थी, यानी कि इसके बारे में भी कहीं संविधान में कोई जिक्र नहीं था। इसका काम क्या था? तो इसका काम ये था कि जो हमारे योजना आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं उन सभी का अनुमोदन करना और ये जो योजनाएं लागू की गई हैं उनकी जांच करना। तो इसी के उद्देश्य से 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके भी अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। अब एनटीपीसी में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया गया था कि जो हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं इसके प्रावधान को हमने किस देश से लिया था? तो इसे हमने लिया था सोवियत संघ से, यानी कि यूएसएसआर, जिसे हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, वहीं से हमने पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधान को लिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बैंक के लिए जो फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है ये आपके एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए होगा। मनीष ग्रोवर सर के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाएगा 6 फरवरी को शाम को 7 बजे। और इसमें जो भी आपके टॉपर होंगे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं मनीष ग्रोवर सर के साथ में। उसके बाद में परफेक्शन सीरीज का जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो टेस्ट है वह आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा और इसमें जो भी हमारे टॉप 100 कैंडिडेट होंगे वह डायरेक्टली निमिषा बंसल मैम के साथ में जूम के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की। तो ये जो टेस्ट है वह 8 फरवरी को दिन में होगा 11 बजे। अब इस टेस्ट में आपको कमाई करने का मौका भी मिलने वाला है, यानी कि अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 महीने के लिए बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो 2,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 3 आती है तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये का बैंक का अमेजन का वाउचर दिया जाएगा। और एक हमारा टेस्ट है रीजनिंग का, जो कि अंकुश लांबा सर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और ये होगा एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम के लिए। तो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन और 28 फरवरी को
ये आपके दिन में 1 बजे होगा और इसमें भी जो हमारे टॉप रैंकर होंगे उनको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन सभी टेस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एनरोल करने के टाइम आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो आपको इंटर करना है KV10। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो वहाँ भी आप यूज़ करेंगे कोड KV10, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। अब आइए हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनके समय काल को हम लोग जान लेते हैं, यानी कि कब से कब तक ये चली थी। तो कई बार इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो पहली पंचवर्षीय योजना है यह 1951 से 56 के बीच में चली थी। दूसरी जो है यह 1956 से 1961 के बीच में चली थी। जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से चली थी 1966 के बीच में। अब 1962 में चीन से हमारा युद्ध होता है, 1965 में हम लोग पाकिस्तान से एक युद्ध लड़ते हैं और उसी समय हमारे देश में कुछ सूखे जैसी स्थिति भी आ जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलता है। ये जो गैप है वह आपका 1966 से लेकर के 69 के बीच में होता है। फिर अगर हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की तो यह 69 से लेकर के 74 तक चली थी। पाँचवीं की बात करें तो यह 1974 से 78 के बीच में चली थी। उसके बाद में सरकार यहाँ पर बदल जाती है तो योजना भी यहाँ पर 1 साल पहले समाप्त कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी यह 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। क्यों समाप्त हुई थी? क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन जाती है और इसी के कारण मोरारजी देसाई जी के द्वारा जो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी इसको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में आता है रोलिंग प्लान। क्या आता है? रोलिंग प्लान। तो ये हमारी 2 1 वर्षीय योजनाएं थी जो कि 1978 से लेकर के 1980 के बीच में चलती हैं। फिर इंदिरा गांधी जी एक बार फिर से बन जाती हैं हमारे देश की PM, तो छठी पंचवर्षीय योजना आती है जो कि 1980 से 85 के बीच तक चलती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना यह 1985 से 90 तक चलती है। उसके बाद में हमारे केंद्र सरकार में काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है, यानी कि आपने देखा होगा कई सारे हमारे नए PM बनते हैं, उसी समय हमारे देश में मंदी का दौर भी आता है, तो इसीलिए वार्षिक प्लान यहाँ पर 1-1 साल के लाए जाते हैं 1990 से 92 के बीच में। 8वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना है यह 1992 से 97 तक चलती है। 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है यह 1997 से 2002 तक चलती है। 10वीं हमारी 2002 से 7 तक, 11वीं हमारी 2007 से 12 तक और 12वीं हमारी 2012 से 17 तक। तो ये मैंने आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं और उनके बीच में जो गैप हुआ है उसके बारे में बता दिया। तो सिंपली आपको गैप यहाँ पर याद रखना है। पहला जो गैप था वह 1966 से 69 तक था, दूसरा जो गैप था वह 78 से 80 तक था और तीसरा हमारा जो गैप है वह 1990 से 92 के बीच में रहा है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग से भी NTPC में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन होता था उसी को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई संस्था का गठन किया गया। तो इस संस्था का नाम है नीति आयोग। और नीति की अगर हम लोग बात करें तो यह एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके भी होते हैं PM, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब इस समय अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हैं और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत हैं। और यहाँ पर हर पॉइंट से NTPC में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए आपको सभी पॉइंट के बारे में याद रखना है। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे NTPC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि यह हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित था। किसके ऊपर? हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित था। तो 1951 से 1956 तक ये चलती है। उद्देश्य क्या था? तो उस समय हमारा जो देश है वह ताज़ा आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए हमारे सामने खाने का भी संकट था, तो कृषि विकास के ऊपर यहाँ पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। और कृषि की अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिजली उत्पादन के ऊपर भी जोर दिया गया था। तो
उसी समय भाखड़ा नागल बांध, या फिर अगर हम दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं, तो इन सभी की जो शुरुआत है वह हमारे पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो पार्टिकुलर चीज़ है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। तो अगर आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगा तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अब कई बार ग्रोथ के टारगेट भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था 2.1% और हमने अचीव कितना किया था? हमने अचीव किया था 3.6%। तो ये आप याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। फिर बात करते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये हमारा चला था 1956 से 1961 तक, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि पीसी महालनोबिस कौन थे और इनके नाम पर हम लोग एक दिवस भी मनाते हैं, तो उस दिवस का नाम भी आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो अब अगर हम लोग इसके पर्पस की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से ये उद्देश्य रखा गया था कि हमारे देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्पन्न किए जाएं और हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी रूस की सहायता से, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी उस समय पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, और हमारे यहाँ पर जो LIC है यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम है उसकी भी स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, और 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। वृद्धि का टारगेट हमने रखा था 4.5% और अचीव हमने किया था 4.27%। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। फिर बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसे हम लोग गॉडजिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चली थी उसे हम लोग गॉडजिल योजना के नाम से जानते हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य ये रखा गया था कि हमारे देश में जो अनाज का उत्पादन है उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बने, यानी कि किसी अन्य देश से हमें अनाज को मंगाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन के ऊपर फोकस किया गया था, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया था। अवसर में समानता और आर्थिक समानता की बात इसमें की गई थी। तो ये बस आप नहीं ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन में हमको आत्मनिर्भर बनना था तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये जो हमारी योजना थी वह चक्रवर्ती, महालनोबिस और सैंडी के मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो 3 लोग हैं, चक्रवर्ती, महालनोबिस और सैंडी। तो तीसरी थी, 3 लोग इसमें शामिल थे। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, जैसे कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, 1965 में भारत और पाक का युद्ध होता है, और इसी दौरान हमारे यहाँ पर हरित क्रांति की भी शुरुआत होती है। किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हमारे देश में होती है, जिसके जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन साहब हमारे यहाँ पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, और ये दोनों प्रश्न NTPC में पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1966 में हमारे यहाँ पर आ जाता है सूखा। तो जब इतनी सारी यानी कि 3 बुरी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए हमारी जो ग्रोथ रेट है वह काफ़ी ज़्यादा कम होती है। टारगेट हमने रखा था 5.6% का और हम मात्र अचीव करते हैं 2.4%। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पूरी तरीके से फेल रही थी। अब बात करेंगे हमारे यहाँ पर जो योजना अवकाश हुए थे। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, 1966 से 69 तक हुआ था, युद्ध यहाँ पर हुआ था, सूखा हो गया था, इस कारण से ये अवकाश रखा गया था, और इसमें भी कृषि और उद्योगों को समान रूप से प्राथमिकता दी गई थी। 1979 से 80 तक हमारा अनवरत प्लान यानी कि रोलिंग प्लान चला था, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि 1990 से 92 के बीच में हमारे देश में मंदी का दौर होता है। इसके अलावा कई सारे पॉलिटिकल क्राइसिस आपको केंद्र सरकार में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए 1990 और 92 में भी आपको एक गैप देखने को मिलता है। तो ये तीनों गैप आप आसानी के साथ में याद यहाँ पर रखेंगे। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की।
तो ये जो हमारी योजना है वह 1969 से 74 के बीच में चलती है। इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था? तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, इसके ऊपर फोकस किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1969 में ही इसरो की स्थापना होती है और इस दौरान हमारे यहाँ पर कृषि वृद्धि दर होती है सबसे ज़्यादा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हालांकि टारगेट हमने रखा था 5.7% के ग्रोथ का, लेकिन हम लोग अचीव करते हैं 3.3%। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भी हमारी जो ग्रोथ थी वह बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। अच्छा, बैंक की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारे शाम का वीडियो होगा उसमें हम लोग बैंकिंग सिस्टम का जो इतिहास है एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारे बैंकों का विलय हुआ है अभी तक, यानी कि आज़ादी के बाद में जो हमारे बैंक नेशनलाइज हुए हैं, विलय हुआ है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस वीडियो को आज शाम को आप जरूर देखिएगा। तो ये हमने बात कर ली चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 1974 से 1979 तक इसका समयकाल रहा था, लेकिन 1977 में हमारे मोरारजी देसाई यहाँ पर बनते हैं पीएम, और इसीलिए उनके द्वारा 1978 में ही इसको कर दिया जाता है समाप्त। तो आपको याद रखना है कि एकमात्र हमारी पंचवर्षीय योजना जिसने अपने 5 वर्ष को पूरा नहीं किया था वह हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। तो पांचवी ये थी भी और 5 वर्ष इसने पूरा नहीं किया था। इसी के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को भी लागू किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था? तो इसमें भी सेल्फ रिलायंट के ऊपर फोकस किया गया था, यानी कि आत्मनिर्भरता, और गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था। टारगेट हमने रखा था 4.4% की ग्रोथ की, अचीव हमने किया था 4.8%। फिर बात करते हैं अनवरत योजना की, यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा इसे चालू किया जाता है, और ये जो मॉडल होता है, यानी कि एक वर्ष के जो हमारे यहाँ पर रोलिंग प्लान होते हैं, ये आपके गुन्नार मिर्डाल के द्वारा बताए जाते हैं, यानी कि हमारे जो विकासशील देश होते हैं उन सभी का किस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकता है, उसी के संदर्भ में गुन्नार मिर्डाल के द्वारा यहाँ पर रोलिंग प्लान को प्रस्तुत किया गया था। तो बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये हमारी चलती है 1980 से 85 के बीच में, और ये आगत निर्गत मॉडल के ऊपर आधारित होती है। अब आगत निर्गत मॉडल क्या होता है इसके बारे में अभी मुझे भी नहीं पता है, तो जब मुझे कभी पता चलेगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी वह आगत निर्गत मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो कई सारे टारगेट इसमें थे, जैसे कि आर्थिक उदारीकरण, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और गरीबी निवारण। तो ये सारे टारगेट थे हमारे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें भी होती हैं, जैसे कि 1982 में नाबार्ड का यहाँ पर गठन होता है। किसका? नाबार्ड का गठन हमारी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में किया जाता है। फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होता है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और हमारे यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की जाती है। वृद्धि दर की बात करें तो टारगेट हमने रखा था 5.2% की, और अचीव हमने किया था 5.7%, यानी कि ये हमारी जो योजना है वह भी सफल यहाँ पर रही थी। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो योजना है 1985 से 90 तक चली थी। जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। इस योजना की बात करें तो हमारे देश में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पर बल दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसको भी कम करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया था। महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं तो लकड़वाल समिति यहाँ पर बनाई जाती है, और उसके द्वारा हमारे देश में गरीबी की माप इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। इस समय पीएम कौन थे? तो राजीव गांधी साहब इस समय हमारे थे पीएम। टारगेट हमने रखा था ग्रोथ का 5%, और अचीव हमने किया था 6%। तो यानी कि यह योजना भी हमारी सफल रही थी। अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो हमारा तीसरा अवकाश था 1990 से 92 के बीच में, उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो 1992 से 97 तक ये योजना चली थी। रोजगार,
आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। इसके अलावा बात की गई थी कि जो हमारा मानव विकास होता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जोर देंगे। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो एलपीजी रिफॉर्म होता है। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो मंदी का दौर था, उस समय हमारे जो भूतपूर्व पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा बहुत ही शानदार काम किया जाता है हमारे देश में और हमको मंदी से बाहर लाया जाता है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो एलपीजी रिफॉर्म इसी दौरान होते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी दौरान शुरू की जाती है और 1992 में सेवी का भी गठन किया जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। टारगेट हमने रखा था 5.6% के ग्रोथ का और हमने अचीव किया था 6.8%। कितना? 6.8% हमने यहाँ पर अचीव किया था। अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये हमारी 1997 से 2002 तक चली थी। यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ में डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसमें सुधार की यहाँ पर बात की गई थी और जो हमारी पंचायती राज और सहकारी संस्थाएं होती हैं उनको भी बढ़ावा देने की बात 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। IRDA का गठन यहाँ पर 1999 में ही होता है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाती है। ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.5% के ग्रोथ का हमने टारगेट रखा था, लेकिन हम अचीव कर पाते हैं 5.5%। तो आप कह सकते हैं कि यह जो योजना है वह पूरी तरीके से सफल नहीं रही थी। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक ये हमारी योजना चली थी। इसके उद्देश्य के बारे में आपको याद रखना है। तो पहली बार यहाँ पर ये टारगेट रखा गया था कि आने वाले 10 वर्षों में हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि पर कैपिटा इनकम है उसको हम लोग कर देंगे दोगुना। ये टारगेट रखा गया था 10 वर्षों के लिए। दूरसंचार, बिजली, इन सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को लाने की बात की गई थी और गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति की बात की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हर एक पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी की बात हुई है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो बेरोजगारी तो इस समय काफ़ी ज़्यादा चरम के ऊपर है और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो वैसे सरकार की नीतियां तो जिम्मेदार होती ही हैं, लेकिन जो हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या है वह भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। तो बस हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टारगेट हमने रखा था 8% का और अचीव हमने किया था 7.6%। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी यह भी काफ़ी हद तक सफल हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसी के दौरान हमारे यहाँ पर मनरेगा स्कीम आई थी। मनरेगा स्कीम जो कि 2002 में शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत 100 दिन रोजगार की गारंटी हमारे यहाँ पर दी जाती है। वह योजना इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। फिर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 2007 से 2012 तक ये चली थी। इसमें कहा गया था कि हम विकास को तेजी के साथ में प्राप्त करेंगे, यानी कि तेजी के साथ में हम लोग डेवलप करेंगे और समावेशी विकास की यहाँ पर बात की गई थी, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं इसके प्रारूप की तो सी रंगाराजन जी के द्वारा इसके प्रारूप को यहाँ पर बनाया गया था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करते हैं तो राजीव गांधी आवास योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये सारे हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाए गए थे। इसमें हमने टारगेट रखा था 9% का और ग्रोथ हमारी रही थी 8%। तो वैसे जो हमने टारगेट रखा था उसको अचीव नहीं कर पाए थे। फिर भी हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थीं उनमें सबसे ज़्यादा सफल यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमने इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में अचीव किया था। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर बात करते हैं आखिरी पंचवर्षीय योजना यानी कि जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये योजना चली थी। इसमें हमने टारगेट रखा था कि 5 करोड़ लोगों को अपने देश में रोजगार देंगे और हमारे देश में जो गरीबी है उसको 10% तक हम कम करेंगे। तो ये सारी बातें इसमें की गई थी। टारगेट हमने रखा था 8% का, लेकिन हुआ कितना इसके बारे में कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इसके बाद में हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई संस्था आ जाती है नीति आयोग।
तो इस प्रकार से हमारे देश में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। हालांकि यह एक बड़ा टॉपिक था, लेकिन एनटीपीसी के दृष्टिकोण से हमने केवल उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जो आपकी परीक्षा में पूछी जा रही हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कितने लोग पूरा वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।